हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5वां लेक्चर और आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का सरफराज खां से। इससे पहले का बेसिक और बीच में जो भी टॉपिक्स आए हुए हैं वो सब कवर हो चुके हैं। आज हम 5वें टॉपिक से मतलब 5वां लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हर एक लेसन में अलग अलग टॉपिक हैं, उसमें अब मैं इतना डिटेल नहीं कर सकता। डायरेक्ट वीडियो में देखिए कि लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 में क्या क्या है। तो आज 5वां क्लास है, स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। आपको ध्यान से बस सुनना है, सुनते हुए अपना काम करते रहिए और रिवाइज हो जाएगा अपने आप। सरफराज खान 1739 से लेकर 1740 शुजाउद्दीन का पुत्र था। बंगाल का थर्ड नवाब यानी तीसरा नवाब था, जबकि बहुत ही अयोग्य नवाब था। इसके समय में बिहार का उप दीवान अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी खां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता रहता है। गिरिया का युद्ध जो हुआ था वो 1740 में हुआ था। सरफराज खां जो कि बंगाल का नवाब था और अलीवर्दी खां जो कि बिहार का उप दीवान था, इन दोनों में युद्ध हुआ गिरिया का युद्ध नाम से, और अलीवर्दी खां जीत गया। सरफराज खां की मृत्यु यानी हत्या कर दी गई। उसके बाद करनाल का युद्ध है 1739। 1739 में देखें मोहम्मद शाह हार गए, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला टाइप का नाम था इनका, और नादिर शाह जीत गया। इसी समय पूरा भारत में लूटपाट मचाया था नादिर शाह। सारा मयूर सिंहासन वगैरह सब जितने भी अच्छे अच्छे करोड़ों के पैसे के बनाए हुए चीज़ें थी वो सब लूटपाट के ले गया। अलीवर्दी खां की बात करें तो 1740 से लेकर 1756 पहले उप दीवान था, यानी कि ये बिहार का उप दीवान था अलीवर्दी खां। 1740 में सरफराज की हत्या करके बंगाल का नवाब बना। नवाब पद की वैधता प्राप्त करने के लिए मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको नादिर शाह लूट ले गया था, को यानी मोहम्मद शाह रंगीला को नजराने के तौर पे 2 करोड़ रुपया दिया। चूँकि ये अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता था और मोहम्मद शाह रंगीला को पैसे की ज़रूरत भी थी क्योंकि नादिर शाह लूट ले गया था, तो इसने क्या किया, अलीवर्दी खां ने नजराने के तौर पे 2 करोड़ रुपया दिया, जिसकी वजह से इन्होंने स्वीकार भी कर लिया पैसा क्योंकि उनको ज़रूरत थी, और साइलेंटली मतलब ओके कर दिया कि ठीक है तुम नवाब बन सकते हो। अब अलग ही बात है। उसके बाद क्या हुआ, इसने मराठा पेशवा रघु जी के साथ संधि किया, यानी कि अलीवर्दी खां मराठा पेशवा रघु जी के साथ संधि किया। संधि के पश्चात इसने उत्तरी सरकार का मतलब उड़ीसा वाला सारा क्षेत्र का मराठा को दे दिया। प्रतिवर्ष मराठा पेशवा को 12 लाख रुपया चौथ के रूप में देना जारी रखा। अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी से की है, यानी मधुमक्खी के छत्ते से, कि अगर आप उनको प्यार से रखेंगे तो वो दूध शहद देंगी, अगर आप उनको डिस्टर्ब करेंगे तो काट खाएंगी। 1756 में अलीवर्दी खां की डेथ हो गई। 1756 में अलीवर्दी खां की डेथ हो गई। ठीक, ये 1740 से लेके 1756 तक रहा। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल के उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि इस अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी घसीटी बेगम थी, दूसरी पूर्णिया के नवाब के साथ थी जो कि शौकत जंग से शादी हुई थी, और सबसे छोटी बेटी जो थी उसकी शादी पटना के नवाब से हुआ था जो कि सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला, ओके। मनिहारी का युद्ध हुआ। मनिहारी के युद्ध में कौन कौन थे, शौकत जंग और सिराजुद्दौला। शौकत जंग हार गया और सिराजुद्दौला जीत गए। बंगाल का अगला नवाब सिराजुद्दौला को बनाया गया। ठीक, आगे देखते हैं। ये घटना आप सिराजुद्दौला के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि 1756 से लेकर 1757, क्योंकि 1757 में 1757 में अंग्रेज़ों के द्वारा षड्यंत्र में मारा गया बेचारा।
मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को हराकर जीता। महत्वपूर्ण घटना क्या हुई? ब्लैक होल की घटना इसी के कार्यकाल में हुआ, जो कि 20 जून 1756 में हुआ। अलीनगर की संधि किया 9 फरवरी 1757 और प्लासी की लड़ाई हुई 23 जून 1757। ये सब सिराजुद्दौला के कार्यकाल में हो रहा है। ब्लैक होल की घटना अगर देखें, ब्लैक होल या ब्लैक होल 20 जून 1756। सप्तवर्षीय युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी, हम पिछले अभी कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़े थे कि सप्तवर्षीय युद्ध जो सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि पे खत्म हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध, यस, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध पेरिस की संधि पे खत्म हुआ था ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय। ठीक, तो सप्तवर्षीय युद्ध ये हो रहा था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, जो कि 1758 से लेकर 1763 तक चला। इसको 56 भी बोलते हैं, 1756 से 1763। ओके, तो ये सारी घटनाएं हो रही थी। आगे देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि ब्लैक होल की घटना, और उसके बाद हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। कलकत्ता में अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। कलकत्ता में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में झगड़ गए, जो कि विलियम फोर्ट कलकत्ता में अंग्रेज़ों ने बनवाया था और फ्रांसीसी ने चंद्रनगर का किला बनवाया था। चंद्रनगर कहाँ? मद्रास में, और इधर कलकत्ता। कासिम बाजार पर आक्रमण कर इसे अपने कब्जे में ले लिया। ये कौन? सिराजुद्दौला ने। क्या नाम है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने क्या किया? कासिम बाजार पर आक्रमण किया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। कासिम बाजार को जीतकर उसका प्रशासन अपने विश्वस्त अधिकारी मानिकचंद को, यानी कि मनिकचंद या मानिकचंद को दे दिया। ये सिराजुद्दौला ने क्या किया? अपने विश्वस्त अधिकारी मनिकचंद को दे दिया कासिम बाजार को जीतकर। लेकिन 20 जून 1756 को विलियम फोर्ट पर आक्रमण किया। ओके, हुआ क्या कि अंग्रेज़ों का बंगाल विजय की बात करें तो कैसे कैसे हुआ? क्योंकि जब ये कासिम बाजार पे कब्जा कर लिया था सिराजुद्दौला, तो अंग्रेज़ों की खबर मिली। अंग्रेज़ों ने फिर देखिए क्या प्लान बनाया। बंगाल सूबा जो था वो बिहार, उड़ीसा, असम, बंगाल, ये सब बंगाल सूबा में आते थे। मुग़ल शासकों के अधीन था ये। ब्रिटिशर्स 18वीं सदी में बंगाल से निर्यात करते थे। नील, सूती कपड़ा, रेशम, जूट, चाय इत्यादि ये सब निर्यात करते थे। ब्रिटेन का व्यापार अगर देखें तो एशिया के साथ 60% से अधिक सिर्फ बंगाल से होता था। 50,000 पाउंड रुपये का उस समय 1770 से लेकर 1727 तक 1700 से लेकर 1727 तक मुर्शीद कुली खां बंगाल का विकास चरमोत्कर्ष पर था। 1727 से लेकर 1739 तक शुजाउद्दीन, जो कि असफल नवाब रहा। 1740 से लेकर 1756 तक अलीवर्दी खां आर्थिक दृष्टिकोण से चरमोत्कर्ष पर भी था। और शांत प्रांत की बात करें, उस समय जो शांति में चल रहे थे वो कौन कौन थे? बाह्य आक्रमण नहीं हो रहे थे, संघर्ष युद्ध नहीं हो रहे थे, मराठा आक्रमण भी नहीं हो रहे थे, विदेशी आक्रमण भी नहीं होता है, सब सुरक्षा था। उस समय की बात हो रही है जब ये समय चल रहा है। 1705 से लेकर 1756 तक बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं से प्राप्त लाभ 6.5 करोड़ की कीमत का चांदी बंगाल को प्राप्त, 2.5 करोड़ के स्वर्ण मुद्रा की प्राप्ति, यानी 2.5 करोड़ की स्वर्ण मुद्रा की प्राप्ति, 6.5 करोड़ की चांदी के प्राप्ति, ये सब बंगाल से प्राप्त हो रहे थे। 1706 में बंगाल की जनसंख्या मात्र 15,000 थी। ओ माय गॉड,
पूरे बंगाल की जनसंख्या मात्र 15,000 थी, जो कि 1706। ऐसा पॉसिबल है? 15,000 तो खाली मजदूर लगे होंगे उनके काम धाम करने के लिए। कुछ मिस्टेक है इसमें शायद, लेकिन 1706 की बात है, हो रही है, कुछ भी हो सकता है भाई, नॉट कन्फर्म। आगे आगे क्या देखते हैं हम। 1706 में बंगाल की जनसंख्या 15,000, 1750 में बंगाल की जनसंख्या बढ़कर 1 लाख, और ढाका, मुर्शिद कुली खां, कलकत्ता, हुगली और घनी आबादी बढ़ने लगी, यानी कि ढाका, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, हुगली, ये सब घनी आबादी थी। बंगाल में अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए मिला विशेषाधिकार। 1651 में शाह सूजा ने दे दिया। 1690 में अजीम उस शान ने दिया इनको व्यापार करने की छूट। 1717 में फरुखसियर ने कमाल कर दिया, एकदम मैग्ना कार्टा दे दिया उनको, बल्ले बल्ले हो गया। लिखा है कि घासी या घसीटी बेगम, इनका पति नवारिस मोहम्मद, कोई पुत्र नहीं था, इसलिए घसीटी बेगम खुद ही मैदान में उतर गई थी। हुसैन अली, नाजिर अली इनकी तरफ से थी, और मानुमा बेगम या मानुमा बेगम पूर्णिया के पुत्र शौकत जंग, जो कि अच्छा अली वर्दी खां की ये जो 3 पुत्रियां थीं, घसीटी बेगम, मानुमा बेगम और अमीना बेगम। अमीना बेगम पटना, सिराजुद्दौला, मतलब इनका उधर शादी हुआ था, और मानुमा बेगम पूर्णिया में शादी हुआ था, और इनका पुत्र था शौकत जंग। घसीटी बेगम की बात करें तो इनके पति नवारिस मोहम्मद थे, इनके कोई पुत्र नहीं थे। ओके, अब ये कहानी आगे एक्सप्लेन होगा, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। मनिहारी का युद्ध हुआ तो क्या हुआ देखिए। मनिहारी का युद्ध 1756 में हुआ। शौकत जंग हार गए और सिराजुद्दौला जीत गया। सिराज मतलब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ का संबंध क्या रहा, कैसे रहा, उसको देखते हैं। नाना या अलीवर्दी खां, या नहीं, सिराजुद्दौला के नाना थे अलीवर्दी खां। यूरोपियों से सावधान रहना सिखाया था, क्योंकि अलीवर्दी खां ने बोला था कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह समान है। यूरोपीय मतलब जो अंग्रेज़ हैं वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह समान हैं। अगर इनको लाड प्यार दोगे तो ये शहद देंगी, अगर इनका नुकसान पहुंचाओगे तो काट खाएंगी। राज वल्लभ प्लस में कृष्ण वल्लभ, ये जो लोग हैं वहाँ पे उसका मेंशन है। 1717 का फरमान, फोर्ट विलियम की किलेबंदी, ये सब चीज़ें रहीं उस समय की घटनाओं के सोर्स में। अलीनगर की संधि की अगर बात करें तो अलीनगर में क्या था कि 9 फरवरी 1757 सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का नवाब था, और रॉबर्ट क्लाइव, जो कि भारत में अपना दबदबा बना रहा था, कंपनी का क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित करना। नवाब को 3 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर कंपनी को देना। अंग्रेज़ों को पुनः कलकत्ता या कलकत्ते की किलेबंदी का अधिकार दे देना, क्योंकि सिराजुद्दीन ने कब्जा कर लिया था ये सब। सिक्के ढालने का अधिकार वापस कर देना। नवाब अंग्रेज़ के दुश्मन यानी फ्रांसीसी, जो नवाब है अंग्रेज़ के दुश्मन यानी फ्रांसीसी से मिलकर किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। अंग्रेज़ों ने शर्त रख दिया सिराजुद्दौला से कि आप यानी नवाब फ्रांसीसियों से कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। कौन बोल रहा है? अंग्रेज़ बोल रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ का दुश्मन फ्रांसीसी है। नवाब को ये सलाह दे रहा है कि उससे कोई मतलब ना रखें। ओके, देन क्या हुआ? 23 मार्च 1757 रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसियों के अड्डे चंद्रनगर को
अपने कब्जे में ले लिया। 23 मार्च 1757 को रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, जो कि चंद्रनगर मद्रास में था, इस चंद्रनगर को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया, जिस पे फ्रांसीसियों का दावा था। रॉबर्ट क्लाइव की साजिश नवाब के विरुद्ध थी। माणिकचंद्र 2 करोड़ रुपए में अंग्रेज़ों के हाथ बिक गए थे। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफ़र को नवाब पद की लालच दे दी थी, लालच देकर अपने पाले में मिला लिया। इसीलिए मीर जाफ़र को क्लाइव की लोमड़ी या क्लाइव का गधा कहा जाता है। घसीटी बेगम भी थी, ये अंग्रेज़ों के सपोर्ट में थी। राज बल्लभ, कृष्ण बल्लभ, जगत सेठ, यार लतीफ़, अमी चंद, ये सभी क्लाइव से मिल गए। यानी क्लाइव ने क्या किया, कुछ पैसे वैसे देके, कुछ न कुछ लालच देके इन लोगों को अपनी तरफ मिला लिया, जो ये सब लोग पहले से ही सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। हुआ क्या, खादिम खान नवाब की सेना का बड़ा हिस्सा इसी के अधीन था। षड्यंत्रकारी अमीचंद प्लस में वाटसन। जो खादिम खान था वो सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसी के अंडर में बहुत सारे उसके सेना रहते थे। इनको भी ये लोग मतलब आग्रह किए कि आप भी हमारी तरफ मिल जाइए। अमीचंद्र प्लस में वाटसन अंग्रेज अधिकारी। मात्र कुल